नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर बेऊर जेल में एमएलए की बैग से मोबाइल मिला है। विधायक अनंत सिंह के बैग से मोबाइल बरामद किया गया है। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ा रहे हैं विधायक अनंत सिंह ने। जेल में 9 सेवादार रखे हैं। विधायक को जेल में 2 सेवादार रखने की अनुमति है, लेकिन 9 सेवादार विधायक अनंत सिंह ने रखा है। और इस बरामदगी के बाद से वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि जेल अधीक्षक को शो कॉज जारी किया गया है। और संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, एक बड़ी लापरवाही कहें या एक जेल में बड़ी सेंध कहें कि विधायक के मोबाइल बैग से मोबाइल मिलता है, 2 की जगह 9 सेवादार रखे जाते हैं। कुल मिलाकर यह जेल प्रशासन के मिलीभगत से ही संभव है। देखिए, बिल्कुल अलीम, और सबसे बड़ी बात यही है कि बेऊर जेल प्रशासन लगातार दुहाई देता है कि वह जेल के अंदर छापेमारी करता है। उसके बावजूद जेल के अंदर विधायक के बैग से मोबाइल मिला है और एक बड़ी लापरवाही। इतनी भारी संख्या में वो सेवादार रखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो जेल मैनुअल है उसकी खुलेआम वो धज्जियां उड़ा रहे थे, भले ही वो विधायक हों। आज पूरे राज्य में गृह विभाग और जेल विभाग के निर्देश पर पूरे राज्य के सभी जेलों में छापेमारी चल रही है। मैक्सिमम जेल को कवर किया गया है और बेऊर जेल में सुबह छापेमारी नहीं की गई। दोपहर 12 बजे से एक स्ट्रेटेजी के तहत छापेमारी शुरू की गई। 2 घंटे तक, ये 3 घंटे तक छापेमारी चली है और डीएम एसएसपी खुद यहाँ पर पहुंचे बेऊर जेल के अंदर। और जब अनंत सिंह के वार्ड में गए तो उनके बैग से मोबाइल मिला। फिर उनके सेवादारों की संख्या गिनती की गई, तब वो आवश्यकता से अधिक मिले। तत्काल बेऊर जेल में विधायक अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की बात पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि विधायक के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाया जा रहा है बेऊर जेल में। वार्डन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और बेऊर जेल अधीक्षक से भी इस पूरे मामले में शो कॉज किया गया है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी लापरवाही, और यही कारण है कि समय समय पर जेलों के अंदर छापेमारी चलती है और एक रणनीति बनाई गई है गृह विभाग द्वारा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आए दिन राजधानी पटना का बेऊर जेल, जो बिहार का सबसे बड़ा जेल है, वहां से भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जेल के अंदर साजिश रच के। तो इस तरह की छापेमारी का मकसद भी यही है कि क्राइम कंट्रोल किया जाए और इसी एस्पेक्ट से आज रेड कंडक्ट किया गया था, जिसमें तमाम अधिकारी पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूद थे। जी अलीम। बिल्कुल संजय, अनंत सिंह एक तरह से जेल में कैद की सजा काट रहे हैं, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, लेकिन जो उनको सजा मिली है वो सजा जेल में रहकर काट रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से उनको वहां पर फैसिलिटी जेल प्रशासन दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सबके लिए मापदंड अलग होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, जेल प्रशासन की तो लापरवाही साफ तौर पर है और यही कारण है कि वार्डन को निलंबित किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि शोकॉज नोटिस मांगा गया है जेल के अधीक्षक से। अगर संतोषप्रद जवाब नहीं आता है तो कार्रवाई के दायरे में कई और अधिकारी होंगे। तो निश्चित तौर पर जेल प्रशासन की लापरवाही ये कोई पहली बार नहीं सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो बिना कॉन्नाइमेंस के ये पॉसिबल भी नहीं है। और यही कारण है कि जांच की कार्रवाई की जज में कई अधिकारी आएंगे, ऐसा जिलाधिकारी ने कहा है। अलीम, लेकिन संजय, क्या अब जेल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि 2 की जगह 9 सेवादार और बैग से मोबाइल फोन मिलने की यह घटना दोबारा नहीं होगी? देखिए, जेल प्रशासन तो अपनी तरफ से लाख दावे करता है। हर बार यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर कॉन्नाइवेंस है उसकी वजह से जेल के अंदर से मोबाइल मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये कोई पहली घटना नहीं है कि बेऊर जेल के अंदर से मोबाइल मिला हो। बार बार ये घटना, ये बात सही है कि हाल के दिनों में नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर से आपको याद होगा कि इसके पहले भी जेल जो अधीक्षक थे वो लापरवाही के कारण नप गए थे। बेऊर जेल से कई बार वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अपराधी खुलेआम जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते हैं और इसी कारण कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन सवाल यही है कि बार बार ऐसा क्यों होता है, क्यों जेल प्रशासन सख्त रवैया नहीं अख्तियार करता है? और ये जो लापरवाही होती है, कहीं ना कहीं जेल मैनुअल की धज्जियां जो उड़ाई जाती है, उसमें एक बड़ा योगदान होता है इस लापरवाही का। अलीम, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज में गेहूं के तैयार फसल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के घाट बंधौरा गांव की है। गांव में लगातार दूसरे दिन खेतों में तैयारी हो चुकी गेहूं की फसल में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन हवा की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही थी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका था। आशंका जताई जा रही है कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी की वजह से ये आग लगी है।
बिहार सोना तस्करी का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने सोना तस्करी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। पटना के मसौड़ी में डीआरआई की टीम ने एक 4 पहिया वाहन में तस्करी कर ले जाए जा रहे 4.25 किलो सोना बरामद किया है और इसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख रुपए आंकी गई है। इस बड़े सोने की तस्करी के आरोप में गाड़ी चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर पटना के रहने वाले हैं और इनमें 2 तस्करी के धंधे में पार्टनर बताए जा रहे हैं। दरअसल डीआरआई टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कोलकाता से सोना की एक बड़ी खेप लाई जा रही है। तस्करों के बारे में सटीक जानकारी मिलने के बाद मसौड़ी के पास जब इको स्पोर्ट्स गाड़ी को रोका गया, तब तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर बनाए गए तहखाने में 4 किलो 400 ग्राम सोना बरामद किया गया। बीजेपी में सीएम के चेहरे पर तेजस्वी के सवाल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 2025 तक नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और भविष्य की बात भविष्य में देखी जाएगी। तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास चेहरे की कमी नहीं है और पार्टी का हर कार्यकर्ता सीएम बन सकता है। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और जाहिर सी बात है बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया और बिहार में भी आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है और उसके बाद ये चर्चा होने लगा कि क्या आने वाले समय में बिहार बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, उसका अपना चेहरा होगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है बीजेपी पे कि बीजेपी भले ही दावा करती है सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन उसके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, तेजस्वी यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव का बयान इतना हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष इसका जवाब दें कि राष्ट्रीय जनता दल में उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर उनका कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है कि सरकार चल रही है, तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। बीजेपी में सीएम का चेहरा तो है ना सर? मैंने तो अभी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में हर विधायक और हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये कहना है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का, लेकिन 2025 के बाद एनडीए का नेता कौन होगा उस वक्त तय किया जाएगा, यानी एक बड़ा इशारा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए है, तब तक नीतीश कुमार ही उसके नेता रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर एनडीए में जेडीयू और बीजेपी रहती है तो उसके आगे भी नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे। सीधी सी बात है, बीजेपी और जेडीयू के बीच में गठबंधन की सबसे पहली शर्त है कि बिहार में एनडीए चलेगा तो नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चलेगा। यह सबसे पहली शर्त है। तो उस शर्त के आधार पे आज भी एनडीए चल रहा है और आगे भी उसी शर्त के आधार पे एनडीए चलेगा 2025 तक। क्यों 2025 के बाद भी, लेकिन शर्त वही है कि बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार जी का रहेगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पटना के टीटीई शशि कुमार ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। बीते 1 साल में इन्होंने 1 करोड़ 11 लाख 51 हजार रुपए जुर्माना वसूला है। इन्होंने 2021-22 के दौरान 16,423 यात्रियों से जुर्माना वसूला है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 5 मंडलों में इतना जुर्माना वसूलने वाले वो इकलौते टीटीई बन गए हैं। शशि कुमार से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शशि कुमार, वो टीटी जिन्होंने बीते 1 साल में 1 करोड़ 11 लाख रुपया जो है वो जुर्माने के तौर पे राशि की वसूली की बिना टिकट धारक जो यात्री थे उनसे, और रेलवे को मुनाफा पहुंचाया है। तो हम बात करते हैं शशि जी, ये बताइएगा कि बीते 1 साल में जी कोरोना का काल भी रहा, खत्म हुआ, और उसके बाद जब यात्रियों का परिचालन शुरू हुआ जी तो आपने 1 करोड़ 11 लाख का राशि जो है जुर्माने के तौर पे वसूलने का काम किया। जी। कैसे ये कोरोना काल में बहुत सारे ट्रेन बंद रही, फिर उसमें ट्रेन चालू किया गया
और गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए फिर नया टिकट ये रेल बना के दे रही थी, इश्यू किया गया था। हम लोग EFT के थ्रू एक्सेस फेयर टिकट बना के देते थे, उससे उनके गंतव्य तक लोग पहुंच जाएं। प्लस हम लोग बीच बीच में हर गाड़ी को चेक करते थे कि जो भी विदाउट टिकट चल रहे हैं, तो दोनों लोगों से एक टिकट बनवा भी रहे थे और एक बिना टिकट वाले, तो दोनों को हम लोग पकड़ के अपना ये टारगेट पूरा कर रहे थे। रेलवे की तरफ से कोई ये टारगेट नहीं था, ये हम लोग अपना विदाउट टिकट और जो बनवा रहे थे उनका दोनों के सहयोग से ये बन पाया। 1,11,00,000 रुपए जी, 1,11,51,000 का 51,000 जी। तो ये कितने महीनों में आपने ये वसूला? 1 साल का टर्नओवर है, फाइनेंशियल ईयर। हाँ, एक यात्री की मैंने 6 मार्च के दिन वो सुसाइड करने के लिए, बेगूसराय के रहने वाले थे, वो सुसाइड करने के लिए वो इंजन पर चढ़ गए थे और जिससे वो तड़प रहे थे। मुझे ड्यूटी के दौरान मुझे पता चला, तो मैं तुरंत दौड़ के गया और उनको इंजन से फिर गमछा के सहारे, फिर नहीं लास्ट में मुझे हाथ पकड़ना पड़ा और उतार के मुझे मंडल अस्पताल, रेल हॉस्पिटल दानापुर पहुंचाया। फिर वहां से मैं रेफर करवा के PMCH ले जाके उनको भर्ती करवाया। जाहिर बात है खुशी हुई होगी, लेकिन दूसरी खुशी आज मिल रही है। हाँ, ये दूसरी खुशी, ये बहुत चारों तरफ से हमको बधाइयां मिल रही है। रेलवे ऑफिसर से लेके आम पब्लिक, आम जनता, कहीं भी अगर जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं, 2 चीज अभी बोल रहे हैं कि एक तो आपने अभी कुछ दिन पहले जान भी बचाई थी और एक आपने एक रिकॉर्ड बीट किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक रेलवे का पार्ट भी हूँ। हमारे साथ मौजूद थे टीटी, जिन्होंने रेलवे को पिछले 1 साल में, वित्तीय वर्ष में 1,11,51,000 रुपया जो है जुर्माने की राशि वसूल करके दिया है। और कहीं ना कहीं इनका कहना है, अनुरोध भी करते हैं यात्रियों से कि बिना टिकट यात्रा आप ना करें और करें कि अगला साल का जो टारगेट है वो 2 करोड़ का आसपास होगा। जो भी लोग बिना टिकट की यात्रा करेंगे उनसे जुर्माने की राशि हम जरूर वसूलेंगे और एक नया लक्ष्य को अचीव करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सासाराम में एक ऐसा स्कूल है जो है तो मॉडर्न, लेकिन किसी खास विषय में। हम बात कर रहे हैं नोखा हाई स्कूल की, जहां एक ही विषय के 1-2 नहीं बल्कि 14 शिक्षक हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। 53, रोल नंबर 54, 55। नोखा के इस उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे में जानने से पहले शिक्षकों के बारे में ये जानकारी हासिल कर लीजिए। नीरज पटेल सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, विपिन बिहारी सिंह सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, रविकांत सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, अमित कुमार सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, योगेंद्र कुमार सिंह सामाजिक विज्ञान के शिक्षक। 5 ही नहीं, ऐसे 14 शिक्षक हैं जो नोखा के इस हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान का ज्ञान 366 बच्चों पर उड़ेल रहे हैं। विद्यालय की भव्य बिल्डिंग, लंबा चौड़ा स्कूल का कैंपस है। इसे मॉडर्न स्कूल भी बनाया गया है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विद्यालय में एक ही विषय यानी सामाजिक विज्ञान के 14 शिक्षक हैं। इस विद्यालय में बड़ी बात यह है कि एक ही विषय के 14 शिक्षकों की तैनाती की गई है। सामाजिक विज्ञान के 14 शिक्षक एक ही विद्यालय में पदस्थापित हैं, जबकि कई विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं। जैसे हिंदी के शिक्षक नहीं हैं, उर्दू के शिक्षक नहीं हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान के 14 शिक्षक एक ही विद्यालय में पदस्थापित। स्कूल में हिंदी और उर्दू के शिक्षकों की कमी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के 14 शिक्षक हैं। एक ही विषय के 14 शिक्षकों के नियोजन पर जब स्कूल के प्रिंसिपल कुमार रितेश से सवाल किया गया तो वो कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाए। देखिए, हम लोग सर पहले जो बहाली होती थी सर, वो अपनी यूनिट पे होती थी, तो हम लोग उस बारे में पता नहीं है सर, उसका अंधी के हम लोग उसके बारे में नहीं जान रहे हैं कितना यूनिट है कितना नहीं। जो शिक्षक है वो आते हैं? हाँ सर, आते हैं, प्रेजेंट हैं सर। 13 शिक्षक उसी सब्जेक्ट के, जिसमें 2-3 लोग प्रतिनियोजन है। दरअसल इस स्कूल में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षकों का पद सृजित है, लेकिन साल 2013 में 8 और 2014 में 6 सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को इसी विद्यालय में भेज दिया गया। 14 शिक्षकों में एक बिना सूचना के कई महीनों से गैर हाजिर है। वहीं 3 शिक्षकों को विभाग ने अलग अलग सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियोजन पर भेजा है। सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में एक विषय के शिक्षकों का पदस्थापन हुआ तो कैसे? आखिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? किसी तरह सेटिंग गेटिंग करके जो है आधिकारिक स्तर से यहाँ पर शिक्षकों की तैनाती हुई है और एक ही विषय के 14 शिक्षक एक ही विद्यालय में तैनात कर दिए गए हैं, जो शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है।
अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। बिहार में पुलिस थानों के अब अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं, जिसकी शुरुआत पटना के राजीव नगर थाने से हुई है, जिसका चमचमाता 5 मंजिला हाईटेक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है। बस थोड़ा काम बचा है। जैसे ही काम पूरा होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर पुलिसिंग के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। देखिए पटना संवाददाता अमित कुमार की यह रिपोर्ट। बिहार में पुलिस थानों की जब भी बात आती है तो जेहन में जर्जर भवन, बरसात में छत से टपकता पानी, जहां न खाने की व्यवस्था, न सोने के लिए कमरे का ठिकाना और सड़ रही गाड़ियों से भरा परिसर जैसी तस्वीरें ही घूमने लगती हैं। लेकिन जर्जर और सुविधाओं से वंचित थानों की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। यकीन नहीं आ रहा है तो पटना में बन रहे राजीव नगर थाने के नए भवन को देख लीजिए। हमारे पीछे ये जो बहुमंजिला इमारत आप देख रहे हैं, भवन देख रहे हैं, ये राजीव नगर थाने का नया भवन है और इस भवन में जल्द जो बदहाल राजीव नगर थाना है वो शिफ्ट होगा और उसके बाद थाने का संचालन राजीव नगर थाने का इसी आलीशान भवन से शुरू होगा, बहाल होगा। और जो पुलिसकर्मी लंबे समय से जर्जर थाना में ड्यूटी कर रहे थे, उन्हें इस आलीशान भवन में थानेदारी करने का, पुलिसिंग करने का मौका मिलेगा। अब जरा मौजूदा राजीव नगर थाना का भी हाल जान लीजिए, जहां काम करने वाले पुलिसकर्मियों का दर्द नीतीश सरकार ने समझा और थानों की तस्वीर बदलने का फैसला किया। राजीव नगर थाने की गिनती बदहाल थानों में होती थी, लेकिन अब जल्द इस थाने की जो है सीरत बदलने वाली है। फिलहाल ये थाना देख सकते हैं कि किस तरह से बदहाल स्थिति में चल रही है। बरसों से यह थाना इसी तरह से बदहाल हालात में चल रहे थे। इस थाने में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी जो है वो मानते थे कि वो किसी काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। बिहार में अब तक के सबसे हाईटेक और आलीशान 5 मंजिला नए भवन में शिफ्ट होने जा रहे राजीव नगर थाना भवन का निर्माण करीब 11 करोड़ की लागत से हो रहा है। राज्य का ये एकमात्र पहला थाना भवन है जहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों को अपने परिवार के साथ रखने की सुविधा होगी। और चूंकि ये 5 मंजिला जो है थाना भवन ये बनकर तैयार हुआ है, तो इसमें थाना का संचालन के लिए कमरे जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पूरा स्पेस है, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी होंगे उन्हें उनकी बैठने की जगह होगी और यहाँ जो है वो स्टेशन डायरी जो मेंटेन होता है, लिखा जाता है। FIR जो लॉज होती है उसके लिए अलग से डेस्क होगा। उसके अलावा बाकी जो पुलिसकर्मी होंगे ड्यूटी ऑन ड्यूटी, उनको बैठने की ये जगह जो है वो निर्धारित की गई है। यह एकमात्र ऐसा थाना होगा जहाँ पे जो पुलिसकर्मी चाहे कांस्टेबल हों या SHO, सभी की फैमिली के रहने की व्यवस्था होगी। कोई बिना परिवार यहाँ नहीं रहेगा, सबको परिवार को रखने का यहाँ पे व्यवस्था भी दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो थाने का संचालन है वो यहाँ से होगा। ये देखिए, ये CCTV कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया जाएगा। जैसा कि जानकारी मिली है कि यहाँ पे CCTV कंट्रोल रूम होगा और SHO जो हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। इस कमरे में जो है वो SHO बैठेंगे, थाने स्टेशन ऑफिसर जिसे कहते हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। और दोनों तरफ से ये सीढ़ी दिया गया है कि अगर कभी फायर सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है या फायर आगजनी की घटना होती है तो लोग आसानी से निकल सकें, तो ये व्यवस्था है। और ये बैरक होगा यहाँ पे जो है हवालात जिसे कहते हैं वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो है बंदी उन्हें रखा जाएगा। ये रिकॉर्ड रूम होगा जहाँ पे सभी रिकॉर्ड जो है पुलिस की वो रखी जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि इस थाने का निर्माण जो है होने के बाद इसके साथ साथ अन्य कई थाने हैं जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। जब पूरी हो जाएगी तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने हाथों से इन थाना भवनों का, आलीशान थाना भवनों का, हाईटेक थाना भवनों का जो है वो उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने क्यूल नदी से ट्रैक्टर चालक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान कबैया गांव निवासी मोचू यादव के पुत्र सत्येंद्र यादव के रूप में हुई है। जैसे ही शव मिलने की खबर स्थानीय लोगों के पास पहुंची, बड़ी संख्या में लोग नदी के इस किनारे पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। खबर के मुताबिक मृतक ट्रैक्टर से क्यूल नदी से बालू की तस्करी कर रहा था और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची वहां से भागने लगा। इसी दौरान वो ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाशी कर रही है। घटना हुआ था सर, हम उधर से आ रहे थे
पुलिस चढ़ा डला पर हम भाग गए सब लेबर। आप उसी के साथ थे? हाँ, हम सब लेबर उसी के साथ थे, 6 गो लेबर थे। अच्छा। हम सब भाग गए। उधर से आए तो मालिक के फोन किए कि गाड़ी पकड़ा गया है। अच्छा। मालिक आया, देखा तो वहाँ देखा तो चक्का तर गिरल था, वो मरल था। अच्छा। तो उसके बाद हम सबके हकाया, उसके बाद बोला कि गड़िया खटाओ कम से कम, ओकर बाद एक घर हम चल जेबे बोले ले। तो मतलब क्या कैसे घटना घटाई? उधर से पुलिस आया था तो पुलिस के भागने के चक्कर में हुआ। क्यूल नदी में कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पाई गई है, नदी के अंदर में। वो ट्रैक्टर चालक है, संभवतः उनके परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि रात में ट्रैक्टर मालिक उसको बुला के ले गया था अवैध बालू के लिए, उठाने के लिए। उसी क्रम में दुर्घटनावश ये हुई है। थाना अध्यक्ष वहाँ पे घटनास्थल पर अभी है, जांच की जा रही है और जैसे भी आवेदन दिया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुपौल के सदर अस्पताल में नर्सों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और अस्पताल अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई का विरोध किया, जिसके कारण अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। खबर के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 नर्सों को निलंबित कर दिया, जिसका विरोध करते हुए नर्सों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और हड़ताल पर चली गईं। लेबर रूम में कुछ लापरवाही के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके सिविल सर्जन सुपौल के द्वारा 4 लोगों को निलंबित किया गया। उसी निलंबन के विरोध में यहाँ के जो ANM है सदर अस्पताल के आगे धरना को बैठी थी, इनके कारण हमारा कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। अलग से हम लोगों ने विभिन्न ब्लॉकों से 18-19 ANM का डेपुटेशन कर दिया है। पटना में डीजल से चलने वाले ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले का डीजल ऑटो चालक लगातार विरोध कर रहे हैं। पटना जंक्शन टेम्पो स्टैंड के पास डीजल ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया। डीजल ऑटो चालकों ने सरकार से और समय दिए जाने की मांग की। डीजल के गाड़ी चलने के लिए परमिशन देना होगा सर। हम लोग को बहुत दिक्कत है। 2 साल कोरोना में हम लोग मर रहे थे और उसके बाद में हम लोग को ऑटो एक बैग बंद कर दिया गया। इसीलिए बहुत दिक्कत है। अब ड्राइवर को कम से कम 1 साल का हम लोग को टाइम दिया जाए और हम लोग अपने परिवर्तन कर लेंगे CNG में। क्या परेशानी है? बहुत भूखमरी के कगार पर हम लोग आ गए हैं। 1 हफ्ता से गाड़ी हम लोग बंद है और हम लोग का एक मत है कि कुछ नहीं, हम तो भूखमरी के कगार पर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।